This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः माघ कृष्ण त्रयोदशी महाशिवरात्रि इति लोके दिनांक 11 मार्च 2021 माधवनिदान लघुकोष्टिका रूपप्रकरण शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतकटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपतिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। जन्मते व्याधिजन्म रूपा संप्राप्तिस्तन्मते तस्य लिंगपदेन व्यवच्छेदः। न हि सा व्याधि ज्ञाने लिंगम किंतु कारणमात्रम्। यदि व्याधिजन्म रूप संप्राप्ति किसी के मत के अनुसार है तो लिंग पद से उसका व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि वो व्याधि ज्ञान में लिंग नहीं है किंतु कारण मात्र। व्याधि निर्माण होता है इसलिए व्याधि का ज्ञान होता है, इस बारे में काफी बहस मैंने पहले भी की है। शास्त्रीय व्यवहारार्थम दिनानाम लक्षणार्थम से रूप पर्याय नाह संस्थान इत्यादि। तो संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति ये सब व्याधि के रूप के पर्याय इस प्रकार के बताए गए। ननु रूपेण व्याधि ज्ञायते न च रूपो व्यतिरेकेण व्याधि उपलभ्यते यतो मिलिता अरुक्षादया एव ज्वरः कासाद्य एकादश रूपाणि एव राजयक्ष्म। ये जो आशंका पूछी गई है ये बहुत बड़ी आशंका इस प्रकार की है। द्रव्य और गुण ये जो दो बेसिक पदार्थ माने गए हैं वो वास्तव में अलग है या एक ही है, इसके बारे में काफी बहस बहुत पुराने पुराण साल से या काल से चली आ रही है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका सूर्य का प्रकाश ये है। अब प्रकाश वास्तव में क्या है? प्रकाश एक उष्णता एनर्जी इस प्रकार का है, या वो द्रव्य स्वरूप है, उसमें कुछ क्वांटम पार्टिकल्स इस प्रकार के हैं। तो इसके बारे में काफी बहस हुई है और दोनों भी थियरी प्रचलन में है
कि केवल ये ऊर्जा स्वरूप भी है और द्रव्य स्वरूप भी है। अब इनके द्रव्य गुण शास्त्र का जो किताब इसमें जो उपोद्घात लिखा गया था वो उन्होंने मेरे पास भेजा था, और इसमें इसके बारे में काफी बहस की गई थी। मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग इस प्रकार का लगा था कि गुणों का समुदाय यानी कि द्रव्य है, या द्रव्य एक अलग चीज। अभी हम वैशेषिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो द्रव्य अलग है और उसके यहाँ पे गुण रहते हैं, ऐसा हमारा मंतव्य है, वैशेषिकों का मंतव्य। तो गुण ही जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एक वो अलग एंटिटी इस प्रकार की बनती है, और फिर उसको द्रव्य कहेंगे या क्या कहेंगे, ये एक अलग केवल गुण समूह इस प्रकार से। लेकिन वैशेषिकों ने ऐसा सोचा कि हम गुणों से व्यवहार नहीं करते, हम द्रव्य से व्यवहार करते। गुण ये शक्ति है, विशिष्ट 8 गुणों को शक्ति कहा गया है, वीर्य कहा गया है, और उसमें से भी उष्ण और शीत, इन 2 वीर्यों को वीर्य इस प्रकार, गुणों को वीर्य इस प्रकार की संज्ञा दी। लेकिन व्यवहार में हम एनर्जी के फॉर्म में अन्न नहीं लेते हैं, हम अन्न के स्वरूप में अन्न लेते हैं, जिसको गुण कर्म है, जो खुद द्रव्य इस प्रकार का। तो ये जो सिस्टम हमने अपनाई ली है वो एक गुण द्रव्य इस प्रकार की ली गई है। वैसे देखा जाए तो सूर्य क्या है, ये अहम चीज है कि इनके हिसाब से हाइड्रोजन और हीलियम, ये वायु का ज्वलन इस प्रकार का चल रहा है। वायु है फिर द्रव्य है इस प्रकार से, और उसमें जो शक्ति निर्माण होती है, उष्ण शक्ति इस प्रकार, वो हमारे तक पहुंचती है। उसमें भी एनर्जी वेव फॉर्म में आती है या फिर क्वांटम भी उसमें होता है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो द्रव्य और गुण, ये जो सिलसिला है वो काफी पुराना इस प्रकार का सिलसिला है कि किसको द्रव्य कहेंगे और गुण किसको कहेंगे। तो रूपेण व्याधि ज्ञायते न च रूप व्यतिरेकेण व्याधि रूप से व्याधि का ज्ञान होता है, और रूप के बगैर व्याधि होता ही नहीं है। ये तो मिलिता अरुच्छादयः एव ज्वरः कासादि एकादश रूपाणि एव साजे। हाँ, इकट्ठा होने वाले अरुचि वगैरह एकादश, अरुचि वगैरह जो ज्वर है, और कासादि एकादश रूप ये राजे इस प्रकार। तो ये व्याधि एक अलग एंटिटी है या नहीं है, यही सवाल पूछा गया। अब शायद हम कह सकते हैं कि ये बुद्धिस्थिक पदार्थ है इस प्रकार का। पहले मैं वो द्रव्य और गुण का किस्सा खत्म कर दूं। ये द्रव्य और गुण आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। यदन्नम देह धातु जो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्नि हेतुराहान ये पक्वाद रसादयः, ये जो बात बताई गई कि जो अन्न बलवर्णादि पोषक इस प्रकार का है, उसका हेतु अग्नि है इस प्रकार से। लेकिन आहार से ऊर्जा हमें मिलती है, और ऊर्जा को वजन नहीं है। तो जब वचन हो जाता है तो द्रव्य समाप्त हो जाता है, और पूरा का पूरा समाप्त नहीं होता, परिवर्तन भी उसका होता रहता है, और उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती रहेगी। भावी साठे सर का एक प्रयोग था, प्रोबेबल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग अग्निमांद्य बाय द प्रोसेस ऑफ वेइंग इस प्रकार का। उसने वार्ड बॉयज ले लिए थे परीक्षण के लिए, और उनका यह अनुभव था, निरीक्षण था कि ये हट्टे कट्टे है, अच्छा खासा व्यायाम उनका होता रहता है, और अग्नि अच्छा रहता है। तो जब
भोजन मिल जाता है तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो इनको ये कहा गया कि हाँ, भोजन करने से पहले तुम अपना वजन करो, और जो भी भोजन लेना है वो एक कटोरी में ले लेना, पानी वगैरह जो भी लेना है वो सब वजन करो, और जितना तुम्हें खाना है एक ही बार परोसना है, फिर से दे लेना नहीं है, पानी भी ऊपर से नहीं लेना। भोजन पूरा होने के बाद जो रह गया है उसका फिर से वजन करो, तो अंदर कितना गया, सॉलिड फूड कितना गया और पानी कितना गया वगैरह, इसके बारे में पता चलेगा। अब तुम्हारे वेट पहले हमने गिन लिया है, मान लिया कि 60 किलो वेट है, और इसने 1 किलो का खाना और पीना ये सब कर लिया है, तो 61 हो गया वेट। हर घंटे के बाद वेट करते रहना। तो इनका अनुभव ऐसा रहा कि जिनका अग्नि अच्छा है उनमें 3 घंटों में ये वजन फिर से 60 किलो हो जाता है। 1 किलो जो अन्न है जो अंदर गया है उसका वेट नहीं प्रतीत होता, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसका वेट नहीं रहता। तो ये सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है कि द्रव्य का शक्ति में रूपांतर इस प्रकार से होता रहता है। तो शायद सूरज की किरणें वो जब वहां से निकलती है उसमें द्रव्य होगा, लेकिन ये पृथ्वी तक आने तक परिवर्तित होकर ऊर्जा, उष्ण ऊर्जा इस प्रकार की बन जाती है उसकी। तो इस प्रकार से जैसे द्रव्य से शक्ति में परिवर्तन होता है, वैसे शक्ति से भी द्रव्य निर्माण होता है। ये भी एक अलग इस प्रकार की चीज है। और ओजो वृत्ति होती है, ओजस ये एक तेज है, ओजस तेजो धातुनां शुक्रांतानां परमस्पतम इस प्रकार। हाँ। और ओजो वृद्धो भी देह से तुष्टि पुष्टि बलोदयः, तो पुष्टि होती है शरीर की। तो ये एक अजीब माहौल इस प्रकार का है। आस्यासु का स्वप्न सुख, इससे कफ बढ़ता है। चक्रवर्ती तीर्थ ने बहस की है सामान्य विषय सिद्धांत के बारे में कि अगर आदमी सोएगा, हाँ, तो उस समय अगर वो जागता रहेगा तो चलन वलन होगा, क्रियाएं होगी, तो कफ का क्षय होगा और वात बढ़ेगा। और जब वो सो रहा है तो ये बातें नहीं हो रही है, इसलिए जो कफ का क्षय होने वाला था वो नहीं हुआ, इसलिए कफ वृद्ध हो गया ऐसा लगता है। वास्तव में कफ की वृद्धि होती नहीं है, ऐसा उसका कहना है, जिसे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि कफ बढ़ता है और बालकों में तो श्लेष्मा चांडानी पुष्यति इस प्रकार का बताया गया है। आशा सुखम सुखम सुखम, ये वराही वो पुष्यति इस प्रकार का हेतु बताया गया है। तो ये कर्म के द्वारा द्रव्य की वृद्धि या गुणों के द्वारा द्रव्य की वृद्धि इस प्रकार की परिस्थिति है जो ज्यादा प्रचलन में नहीं होती है। और यही सिलसिला पॉजिटिव थिंकिंग से अच्छे द्रव्य की वृद्धि और निगेटिव थिंकिंग या फिर चिंता, शोक, क्रोध वगैरह भावों से वात पित्त वगैरह की वृद्धि या फिर शरीर में परिवर्तन आना, कैंसर जैसी शुरुआत हो जाना, ये पॉसिबल है। जब केवल मानसिक कारणों से विकार निर्माण होते हैं और मानसिक कारण वास्तव में द्रव्य में के नहीं गिने जाएंगे, तो गुण ही इस प्रकार के कहे जाएंगे। और उसमें द्रव्य दोष रूप द्रव्य की वृद्धि होती है, ये काफी अनूठा इस प्रकार का प्रयास है। या फिर एबनॉर्मल सेल्स निर्माण हो जाते हैं, कैंसर की प्रवृत्ति शुरू होती है, ये सब देखने लायक इस प्रकार का। तो गुण समुदाय ही द्रव्य है। गुण समुदाय से अगर द्रव्य निर्माण हो सकता है तो गुण समुदाय को ही द्रव्य क्यों नहीं कहें, ऐसा भी एक मत प्रचलन में है। लेकिन जो बात मैंने कही कि हम गुण नहीं ले सकते, हम द्रव्य लेते हैं, उसमें से गुण हमें मिलते हैं। हम दूध पीते हैं,
हम शीत स्निग्ध गुरु ऐसा ऐसे गुण नहीं लेते हैं। ये शीत स्निग्ध गुरु ये दूध के गुण है, उसके जरिए हमें मिल जाता है, ऐसी स्थिति रहेगी। तो ये एक अहम बात है कि गुण समुदाय यानी कि द्रव्य है या नहीं है। द्रव्य अलग एंटिटी है वैशेषिक सिस्टम से, और उसके गुण होते हैं, और वो द्रव्य लेने से वो गुण हमें मिल जाते हैं, या द्रव्यों का वीर्य में गुणों में परिवर्तन होना ये भी पॉसिबल है। और उल्टा भी है, गुणों से द्रव्य निर्माण हो सकते हैं। ओजस, जैसे मैंने कहा, निगेटिव थॉट प्रोसेस ये जो है, ये सभी इसके उदाहरण इस प्रकार से कहे जाएंगे। उसी प्रकार से लक्षणों का समुदाय यानी कि व्याधि, या व्याधि अलग चीज है, लक्षण अलग चीज है। ये एक अहम मुद्दा है। मिलितारुच्छादयः एव ज्वरः, ये अभी हमारे समझ के लिए हमने किया है। जैसे अक्षांश रेखांश है, एक्चुअली पृथ्वी पर ऐसे कुछ रेखाएं नहीं की जाती, ये हमारे समझ के लिए हमने की है। अब अभी गूगल मैप तो पूरा उसके आधार पर है कि अक्षांश क्या है, रेखांश क्या है, फिर एग्जैक्ट लोकेशन हम निश्चित कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने बुद्धि से इसकी बात, इसके बारे में कल्पना की है, उसी प्रकार से ये लक्षण समुच्चय होगा तो इसको हम ये रोक देंगे, ये लक्षण समुच्चय होगा तो ये कहेंगे, ऐसा हमने निर्धारित किया है। वास्तव में है क्या, लक्षण समुच्चय ही है। उसको हमने एक नाम दे दिया कि इसको ये कहेंगे, उसको ये कहेंगे, इस प्रकार का। ये सेपरेट एंटिटी है या नहीं है। ज्वर, कास, रक्तपित्त वगैरह वगैरह जो विभिन्न विकार इसके बारे में कहे गए हैं, वो एक सेपरेट एंटिटी है या नहीं है, ये एक अहम सवाल इसमें पूछा गया है। कासादि एकादश रूपाणी एवं राजयक्ष्मा, कासादि एकादश रूप ही राजयक्ष्मा इस प्रकार का है, उच्चते न एवं तथाविध दोष दूष समूर्छना विशेष ज्वरादि रूपो व्याधि तत्कार्याश्च रुच्छादया। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। व्याधि एक अलग एंटिटी है, इसलिए व्याधि जन्म एक अलग एंटिटी। व्याधि एक पॉजिटिव एंटिटी है, रोग एक पॉजिटिव एंटिटी। वैसे देखा जाए तो दोष हमारे हिसाब में द्रव्य है, और दोष दूष्य दूष्य भी द्रव्य है। इनकी समूर्छनावस्था विशेष ज्वरादि रूपों व्याधि, इनकी विशिष्ट प्रकार की समूर्छना हो जाए तो विशिष्ट प्रकार का व्याधि निर्माण होता है। और फिर अरुचि वगैरह जो है वो उसके कार्य है। तो इनका ये कहना है कि ज्वर, कास वगैरह ये जो है, ये अलग एंटिटीज है, केवल लक्षणों का समुदाय इस प्रकार के नहीं है। इसमें पौरापर्य आ जाता है कि अगर हम कहेंगे कि ज्वर की निर्मिति होते हैं और उसके फलस्वरूप उसके कार्य निर्माण होते हैं, लक्षण निर्माण होते हैं, तो व्याधि जन्म पहले और फिर उसके बाद में लक्षण समुच्चय ऐसा होगा, क्योंकि लक्षण समुच्चय का व्याधि ये कारण है। अब हम कहेंगे कि पूर्व रूपावस्था तक दोषाधिकार है, और फिर व्याधि जन्म होता है कि एक नई एंटिटी निर्माण हो जाती है और उसके जरिए ये कार्य निर्माण होता है, लक्षण निर्माण। अगर हम ऐसा मानते हैं कि तदैव व्यक्तता या तो रूपम इत्यादि, जो पूर्व रूप है वही अधिक व्यक्त हो गया, तो उसको रूप इस प्रकार से कहेंगे। तो क्यों नहीं हम रूप यानी कि लक्षण समुदाय को ही व्याधि समझें।
बीच में ये व्याधि निर्माण हुआ ऐसा मानने की क्या जरूरत है? ये बात सही है कि उसकी अलग एंटिटी हो जाती है कि उसकी उसके लिए निदान पंचक वगैरह सभी बातें बताई जाती है, उसके लिए चिकित्सा सूत्र बताए जाते हैं, बहुत सारे औषधि बताए जाते हैं, और वो दोष के लिए अलग इस प्रकार के है। हाँ, दोष के लिए जो दोषों पर कमनीय में चिकित्सा बताई गई है, उससे व्याधि के लिए जो चिकित्सा बताई जाती है वो अलग है। तो ये स्पष्ट है कि पूर्व रूपावस्था तक जो लक्षण है, हाँ, तेच लावलंस का? पूर्व रूपावस्था तक जो लक्षण इस प्रकार के हैं, वो व्याधि अवस्था जब हो जाती है, व्याधि निर्माण हो जाता है, तो वो अलग हो जाते हैं, व्याधि के लक्षण हो जाते हैं। अब व्याधि को एक अलग एंटिटी मानना जरूरी है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर व्याधि को अगर हम अलग एंटिटी नहीं मानेंगे, तो ये सब निदान स्थान, चिकित्सा स्थान ये फिजूल हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ अलग है ही नहीं इस प्रकार से। तो इसमें संदेह नहीं है कि पूर्व रूप और रूप में अंतर है। एक दोषों को संबोधित करती है और दूसरा व्याधि को संबोधित करती है। फिर भी ये बुद्धिस्टिक पदार्थ है कि हमने मन में डिसाइड कर लिया कि इसको हम व्याधि कहेंगे, इस प्रकार का लक्षण समझे तो उसको हम व्याधि कहेंगे। इसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाए तो कुछ अलग हो जाएगा। कब व्याधि प्रत्यनी का और कब दोष प्रत्यनी का चिकित्सा करे, ये किस बात पर निर्भर होगा। वो मैंने जिक्र किया था, एवं अन्यान अपि व्याधिन स्वनिदान विपर्यास चिकित्से, दूसरे व्याधियों को भी स्वनिदान विपरीत ऋतु विपरीत चिकित्सा से आरंभ करें। अनुबंध हेतु, अगर व्याधि मिटता नहीं है तो सती हेतु विपर्यय त्यक्त्वा यथायथं वैद्य युञ्जात व्याधि विपर्यय, तो हेतु विपरीत तो छोड़ दे और व्याधि विपरीत करे। ये ग्रंथ में अष्टांग संगत अष्टांग हृदय 8वें अध्याय में मात्रा शुक्ल है, जब ये त्रिविध प्रकार का अजीर्ण बताया है उसके बाद में ये सूत्र आया। तो पूर्व रूपावस्था है तो दोष की चिकित्सा करनी है, रूपावस्था है तो व्याधि की चिकित्सा करनी है। अब लंघन जैसा उपक्रम ज्वर में दोनों अवस्था में है। प्रागरूपेशु ज्वराद हुआ, पूर्व रूपावस्था में भी है, ज्वर की आरंभ की अवस्था है उसमें भी लंघन करना है इस प्रकार से। आमाशयस्तु हत्वाग्नि सामो मार्गान पिधायत विदधाति ज्वरं दोषस् तस्मात् वितरण, क्योंकि उसकी जो कारण परंपरा है वो दोनों के लिए कहा है, कॉमन है। दोष आमाशयस्त है, अग्नि का हनन हुआ है, साम दोष है, और स्रोतस का रोध इस प्रकार का हो गया है। तो इन सभी के कारण लंघन करना है, ऐसा वहां पे बताते हैं। सवाल ये है कि व्याधि को अलग एंटिटी माने या नहीं माने। अभी इनके हिसाब से अलग एंटिटी डेफिनेटली है, दोष से अलग एंटिटी है, इसलिए आरंभवाद है जो मैं जिक्र कर पा रहा हूँ। केवल सत्कार्यवाद होता तो आयुर्वेद काफी आसान हो जाता। कुछ देखना ही नहीं है, व्याधि वगैरह इस प्रकार के इतने सारे प्रकार व्याधि के, उनकी अवस्थाएं मगर कुछ देखना नहीं है, सिर्फ दोष को देखो, चिकित्सा करो बस। लेकिन ये नहीं है। जब कोई विशेष व्याधि इस प्रकार का व्यक्त हो जाता है तो अधिकरण बदल जाता है, उसके लिए अलग चिकित्सा बताई गई है, तो उसकी चिकित्सा करनी है, ये अहम है। तो ये अलग एंटिटी है, उसके बारे में संदेह है। फिर भी उसमें भी दो पक्ष हैं कि समुदाय, ये एक अलग खासियत होती है क्या, अलग अलग लक्षण रहेंगे तो वो व्याधि नहीं कहे जाएंगे, लेकिन लक्षणों का समुदाय हो जाएगा तो उसको व्याधि कहा जाएगा इस प्रकार के। किंच अरुचादया प्रत्येक एवं प्रत्येकशः रूपाणि तत्समुदाय व्याधि, अरुचि वगैरह जो प्रत्येकशः जो है रूप है, उनका समुदाय व्याधि है। यथा समुदायेभ्यः अन्यः एव समुदाय,
समुदायी जो है उसके घटक जो है समुदाय के, उससे समुदाय अलग ही होता है। अब ये बात भी बाकी उदाहरणों से स्पष्ट की जाती है कि अगर एक एक लकड़ी को हम तोड़ना चाहेंगे तो टूट सकती है, लेकिन लकड़ियों का अगर गट्ठा हाथ में दिया जाए और कहेंगे कि उस सभी को तोड़ दो एक ही स्ट्रोक में, तो नहीं होगा। तो सभ्य शक्ति कलो युगे, जब समूह बन जाता है, समुदाय बन जाता है, तो एक उसकी अलग ताकत होती है, वो अन्य ही होता है समुदायी से। अलग अलग आदमी और एक समुदाय रूप आदमी, इनमें काफी फर्क इस प्रकार का। तो जब अरुचि वगैरह सब इकट्ठा हो गए तो ये एक अलग एंटिटी हो गई, समुदाय बन गया, और समुदाय समुदाय से अलग ही है। यथा खदेर तरुणाम वन, कि खदीर वृक्षों का वन इस प्रकार का कहेंगे, तो वन एक एंटिटी, अलग एंटिटी हो गई। एक दो इस प्रकार के खदीर वृक्ष है तो कह सकेंगे हाँ ये वृक्ष है, वो वृक्ष है, खदीर का है, इस प्रकार। लेकिन जब हम वन कहेंगे तो बहुत सारे खदीर के पेड़ वहां पे है, ऐसा इसका अर्थ होगा। और इस प्रकार का समुदाय होना यही विशेष बात है। जो बात वन से होती है, जो कार्य वन होने के कारण होता है, वो एक दो पेड़ों पौधों से नहीं होता। तो इसलिए समुदाय एक अलग चीज इस प्रकार की है। अन्ये तो राहो शिरा शिलापुत्र से शरीरम इतिवत असत्यपि भेदे भेद विवक्षया समर्थे। दूसरे कुछ लोग राहु का शिर और शिलापुत्र का शरीर, ये राहु और केतु दो राक्षसों के ग्रुप में थे। और जब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अ, देवों का अमृत पिलाना शुरू कर दिया, तो ये इनके ध्यान में आया कि अरे ये तो अमृत दिया जा रहा है देवों को। वो चुपचाप जाकर देवों की पंक्ति में बैठ गए। विष्णु ने पहचाना नहीं। उन्होंने दोनों के मुंह में अमृत डाला। तो शिलापुत्र जो केतु है, उसमें वो गले से नीचे चला गया, और राहु के मुंह में डाला था, अभी वो सिर में ही था कि चंद्र और सूर्य ने देखा, अरे ये हमारी पंक्ति में आकर बैठे और अमृत पी रहे हैं हमारे साथ। तो उन्होंने तुरंत विष्णु को कहा कि अरे ये तो राहु केतु इस प्रकार के घुस गए हैं हमारे ग्रुप में, और उन्होंने अमृत स्वीकार कर लिया है। तो विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और दोनों की गर्दन उड़ाई। अभी स्थिति ऐसी हुई कि राहु के फिर सिर में अमृत रहा था, नीचे नहीं गया था, तो उसका सिर बच गया, वो अमर हो गया। और वो केतु का अमृत नीचे चला गया था, तो उसका जो बाकी शरीर है वो अमृत अमर बन गया, लेकिन मस्तक निकल गया। अब राहु का शिर और शिलापुत्र का शरीर, इस प्रकार का जो प्रयोग होता है, वो तो व्याघात है। राहु का शिर कहने के लिए अगर राहु का बाकी शरीर है तो राहु का शिर कहने में मतलब है, राहु सिर्फ शिव रूप से ही उपलब्ध है। तो शिरोरूपी राहु ऐसा कहना उचित इस प्रकार, राहु का शिर इस प्रकार का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होना है। या शिलापुत्र का शरीर, शिलापुत्र अगर शरीर से ही, धड़ से ही जीवित है, उसका मस्तक है ही नहीं, तो शरीर कहने की क्या मतलब है इस प्रकार। पूर्वरूप अवस्थेत व रूपावस्था यातील चिकित्सेबाबत नीट समजण्याने कृपा करणं सांगता येईल। बऱ्याच वेळेला सामान्य चिकित्सा सूत्र, विशेष चिकित्सा सूत्र सांगितलं तर सामान्य चिकित्सा सूत्र हे व्याधी प्राथमिक, विशेष चिकित्सा सूत्र दशपत्न अशा अर्थाने आले आहे का?
मैं पहले ये बात थोड़ी पूरी कर लूं और फिर बताऊंगा। तो परिस्थिति ऐसी है कि जब शिरच्छेद हुआ राहु और केतु का, तो राहु केवल शिर रूप से शेष रहा, उसका सिर्फ सिर ही रहा, और केतु का सिर्फ जो नीचे वाला पार्ट है वही रहा, उसका मस्तक नहीं रहा। अब ये बताना वह तो व्याघात होगा कि राहु का शरीर या शिलापुत्र का शरीर इस प्रकार का, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं है। वो जब उतना ही पार्ट वहां पे रह गया है तो ये षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है, अन्य तो राहु शिला शिलापुत्र से शरीर नीतिवत असत्य भी भेद है, वहां वास्तव में भेद नहीं है। भेद विवक्षया समर्थे, कि भेद है ऐसा करके उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि शिलापुत्र पहले मस्तक और शरीर दोनों वाला था, अभी मस्तक नहीं रहा, सिर्फ उसका शरीर रह गया है, तो शिलापुत्र का शरीर ये उसमें यद्यपि भेद नहीं है तो भी ये समर्थनीय है, ये वाक्प्रचार समर्थनीय है। वैसे ही राहु का पूरा शरीर था, उसमें से केवल सिर ये शेष रहा है, तो उसमें भेद वास्तव में नहीं है, राहु ही सिर है। फिर भी असत्य पे भेदे तत्रापि भेदम आमनन्ति, भेद न होने के बावजूद भी उसमें भेद का समर्थन इस प्रकार का करते हैं। नैयायिकासु तत्रापि भेदम आपादे, नैयायिक जो है उसमें भी भेद मानते हैं कि नहीं, वो जो राहु हमारे मन में है ये शायद प्रतिविज्ञा जैसा होगा। हमारे मन में जो राहु है पूरा शरीर वाला, उस राहु का केवल सर रूप में शेष रहना, तो राहु शिर इसमें भेद ही है इस प्रकार से, और शिलापुत्र का शरीर इसमें भी भेद ही है, ऐसा वो मानते हैं। अब प्रस्तुत स्थिति में केवल लक्षण समुदाय यानी कि व्याधि ऐसा मानेंगे, या समुदाय एक अलग एंटिटी है इस प्रकार से मानेंगे। तो समुदाय एक अलग एंटिटी है इस प्रकार से मानना जरूरी है वास्तव में, और इसीलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, यह आरंभवाद, शुरुआत हमारी दोषों से हुई। संचयन प्रकोपंच प्रसरम स्थान संश्रयम, यहाँ तक दोष आए, और फिर ये अभी दोष नहीं रहे, ये अभी व्याधि बन गए। दोषाधिकार खत्म हो गया, व्याधिधिकार आरंभ हो गया। अब उसमें अगर हमें चिकित्सा करनी है तो व्याधि के अनुसार चिकित्सा इस प्रकार से करनी है। जनरली ये जय मयूर जो कह रहा है कि शुरू में जो आते हैं वो सामान्य चिकित्सा सूत्र आते हैं, गंधर्व स्वेदन कालो या या लंघन करे वगैरह, और बाद में वातज ज्वर पित्तज ज्वर वगैरह इस प्रकार के सूत्र आते हैं, उसके लिए क्या चिकित्सा देनी है। तो वो केवल दोष प्रत्यनिक नहीं बताएंगे, ये जो सूत्र है वो प्रकारों के अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार, सामावस्था है तो ये करो, विरामावस्था है तो ये, विशिष्ट लक्षण उसमें है तो ये करो, बस्ती पार्श्व शिरशूली वैगरी गोक्ष साधता। तो अभी व्याध्यधिकार ही है, हाँ, लेकिन सामान्य चिकित्सा एक अलग चीज हुई, और उसके जो विशेष अवस्थाएं है, प्रकार है, उसके अनुसार चिकित्सा बदलती इस प्रकार की जाए। अब जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आमाशयस्तु हत्वाग्निं सामो मार्गान् विधाय विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मात् कुर्वीत नन्दनम् प्रागरूपेषु ज्वरादौ वा। ये प्रागरूपेषु ज्वरादौ वा ये दो अवस्थाओं को सूचित करता है। एक पूर्व रूपावस्था जो दोष से संबद्ध है, और ज्वरादौ वा ये व्याधि से संबद्ध है, ज्वर व्याधि से संबद्ध। तो कौन सी भी अवस्था हो, पूर्व रूपावस्था हो या रूपावस्था हो, लंघन शुरू नहीं करे, क्योंकि दोष आमाशयस्थ है, हत्वाग्नि कामो मार्गान विधायत वगैरह वगैरह संप्राप्ति बताई गई है।
उसके अनुसार दोष की और व्याधि की दोनों की चिकित्सा लंघन यही है, और इसलिए प्रागरूपेषु ज्वराद हुआ बलम यत्नेन पालयन. मामावकृत्यांच्या आयुर्वेद भास्कर या पुस्तकात सामान्य चिकित्सा ही व्याधीतील सामान्य दोष इत्यादी लक्षात घेऊन उपयोगात आणली जाते, तर विशेष चिकित्सा दोषांचा विचार येतो. चिकित्सा दोषांचा विचार असे तो ऐसा लिखा है. एक बार वो देखना पड़ेगा. आयुर्वेद भास्कर. हाँ, आयुर्वेद भास्कर. सामान्य चिकित्सा दोष वगैरह और विशेष चिकित्सा, सामान्य दोष और विशेष दोष. ओके. लेकिन उसमें ऐसा है जो मैं बता रहा हूँ, जो वो ज्यादा व्यापक, सिर्फ ये दोष की चिकित्सा नहीं है. जैसे मैंने कहा कि दोषाधिकार वहां पे खत्म हो गया, वास्तव में पूर्वरूपावस्था खत्म हो गया, व्याधि जन्म हुआ और आगे जो लक्षण निर्माण हो रहे हैं वो व्याधिधिकार के अनुसार है, और उसमें दोषों का संबंध प्रकार के अनुरूप हो सकता है, या बीच बीच में कई दोषों के लक्षण भी बताते हैं. प्रत्येक तनुकफ एक आश्रय वगैरह तनुकफ इस प्रकार की कंडीशन है. लेकिन सभी जगह केवल दोषों के अनुसार वो नहीं है. सामावस्था है, निरामावस्था है, प्रकार अनुरूप इस प्रकार का है, कृमिजन्य हृदरोग है तो कृमि की चिकित्सा करनी है, तो वहां दोष का क्या संबंध है? हाँ, वातज पित्तज कफज और सांधिपाती की हृदरोग बताइए, ये दोषों से संबंधित है. लेकिन अगर कृमि और हृदरोग है तो कृमि की चिकित्सा वहां पे करनी है, अलग ही माहौल इस प्रकार का हो गया. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि व्याधि एक अलग एंटिटी है और उसके कई पहलू हैं, सामावस्था, निरामावस्था वगैरह इस प्रकार से. तो उनको ध्यान में रखते हुए हाँ इस प्रकार से सोचना है. उसमें दोष एक पहलू हो सकता है, लेकिन वही सभी है ऐसा नहीं. तो ठीक है, मामा गोखले के विचार अभी आयुर्वेद भास्कर में ही मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे. और मैंने भी खरीदा था वो आयुर्वेद भास्कर, लेकिन मालूम नहीं अभी घर में कहाँ होगा नहीं होगा. लेकिन ठीक है, अगर उसको भली भांति देखेंगे और उनके विचार समझने की कोशिश करेंगे तो एक बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा. फिलहाल हम जो मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं कि लक्षण समुदाय यानी कि व्याधि या लक्षण समुदाय और व्याधि अलग अलग है. तो लक्षण समुदाय यानी कि व्याधि ये एक अहम चीज है. समुदाय समुदाय से अलग होता है. अभी ये जो बताते हैं अरुच्छादया एवं प्रत्येकशः रूपाणि तत्समुदाय व्याधि. अरुचि वगैरह जो है ये प्रत्येकशः रूप इस प्रकार का है. अंतिम जो है ज्ञानार्थम यानी चोक्तानि व्याधि लिंगानि संग्रहे व्याधयस्ते तदा त्वेतु लिंगानि इष्टानि नामयाः. जो लक्षण हम बता रहे हैं व्याधि ज्ञान के लिए वो वास्तव में व्याधि ही है, ऐसा उनका कहना है. और तदात्वेतु लिंगानि इष्टानि नामया, और ये जो व्याधि का बोध करने वाली होती है तो वो लक्षण होते हैं, न आमय, रोग नहीं होते हैं इस प्रकार से. अब इसमें व्याधि और लक्षण में भेद बहुत सूक्ष्म इस प्रकार का, कि वास्तविक लक्षण जो है वो व्याधि का ध्यान करते हुए वाला है, वो खुद व्याधि नहीं है, लेकिन लक्षणों का समुदाय ही व्याधि है. और हर लक्षण की अलग अलग संप्राप्ति होती है. मैंने इसके बारे में थोड़ी जिक्र की थी बीच में. हाँ, अभी एलोपैथी पूरे विश्व पर राज कर रही है. वो किसके आधार पर राज कर रही है? तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के आधार पर राज कर रही है. क्योंकि कुछ भी कारण हो, एनालिसिक ले लिया, दर्द कम हो गया,
चाहे कैंसर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे और कुछ, या मूत्राशय की वेदना। तो ये जो सिम्टोमेटिक रिलीफ का मामला है, उसका काम करने का तरीका अलग इस प्रकार का है। इम्पल्स कट होता है और वेदना रहती है, हम समझ नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें वेदना से मुक्ति मिली। अगर हमें एलोपैथी से टक्कर लेनी है और आयुर्वेद को विश्व भर में एक अहम इस तरीके से एस्टेब्लिश करना है, तो हमें भी सिम्टोमेटिक रिलीफ के बारे में सोचना पड़ेगा। वास्तव में ऐसा आता है कि मरीज हमारे पास जो आते हैं वो लक्षणों को लेकर आते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये क्या है, डिसीज क्या है। अब डॉक्टर बता देते हैं कि ये कैंसर है, या मुख है, तमुख है, वगैरह इस प्रकार से। तो फिर हमसे जिक्र करने लगता है कि मुझे थर्ड स्टेज कैंसर है, लिवर का कैंसर है वगैरह। तुम्हें क्या हुआ था? मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ, मेरी भूख कम हो गई, मेरा वजन कम हो गया। तो मान लीजिए ये उसके सिम्टम्स हैं। अभी उसको और उस सिम्टम्स से अगर मुक्ति मिलती है तो वो खुश होता है। डिसीज ठीक हुआ या नहीं हुआ इसका उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आया ही था सिम्टम के लिए। अब ये बात हो सकती है कि केवल लक्षण शांत हो गए, डिसीज वैसे ही रह गया और बार बार सिम्टम्स आते रहे, तो फिर वो उलझन में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि ये ठीक नहीं है, मेरे सिम्टम्स कम हो रहे हैं लेकिन फिर से उभर आ रहे हैं। तो इसका मतलब, इसका मूल कारण कुछ और है, और वो क्या है वो देखना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, डिसीज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो फिर ये सिम्टम्स तो अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि ये कार्य है इस व्याधि के। कारण चला जाएगा तो कार्य चला जाएगा। तथापि तो दोष दुष्ट समूर्छनावस्था विशेष ये जो काम बात बताई गई है, तो समूर्छना अगर भंग हो गई, दोष दुष्ट समूर्छना, दोष और दुष्ट अलग अलग हो गए, तो ठीक है, तो व्याधि नहीं रहेगा। व्याधि ही नहीं रहेगा तो लक्षण भी नहीं रहेंगे। तो किसी न किसी तरीके से अगर हम संप्राप्ति का भंग करेंगे, तो व्याधि टूट जाएगा, दोष दुष्ट अलग हो जाएंगे, और फिर दोषों की चिकित्सा कर सकते हैं उसमें। लेकिन दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने के लिए व्याधि की चिकित्सा जरूरी है। वहां सिर्फ दोषों की चिकित्सा से काम नहीं चलेगा, और उसके लिए संप्राप्ति समझ लेना बहुत जरूरी है। संप्राप्ति यानी कि यथा दुष्टेंद्र दोषेण यथा ज्ञानं सर्वथा निरूपयामि, ये पूरा माहौल जो है वो समझ लेना जरूरी है। कि जब हम ये समझेंगे कि दोष इस प्रकार से बढ़े, दूसरे से इस प्रकार उसका उसकी समूर्छना हो गई, और फिर इस प्रकार से व्याधि का जन्म हुआ, अब उसको रिवर्ट करने के लिए ये बातें करनी है। संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्तन में पहले निदान परिवर्तन करना है, फिर उस संप्राप्ति का भंग करने वाली जो चिकित्सा है वो देनी है हमें। और संप्राप्ति का भंग होने के बाद दोष दुष्य अलग हो जाएंगे, फिर दोषों की चिकित्सा करेंगे और दोषों की चिकित्सा रसायन चिकित्सा करेंगे, दोष को बल दे देंगे, तो फिर से नौबत नहीं आएगी, फिर से दोष दोष इकट्ठा नहीं आएंगे। तथा सर्वते सर्व सर्वोपावक्ताकं जीवनेन्द्रिय वैंगल्यं दुषतां दैर्घ्यमाविषः। ये सब व्याधि दुरुस्त होने के बाद पंचकर्म करे, रसायन वाजिकरण चिकित्सा करे, तो धातुओं की पुष्टि होती है, अच्छे धातु निर्माण होते हैं, दोष नहीं रहते पंचकर्म के जरिए, और फिर वो ठीक हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जो लिंग बताए गए, ज्ञानार्थम यानी चुक्तानि व्याधि लिंगानि सन्ति व्याधे अस्ते, ते व्याधिया एव, वो व्याधि ही है इस प्रकार से। ये बात एक बार ध्यान में आई तो सिम्टोमेटिक रिलीफ कैसे देंगे उसके बारे में सोचें।
तो कोलटकर सर इसके बारे में बता करते थे कि हर लक्षण की एक अलग संप्राप्ति होती है, क्योंकि एक व्याधि है, हर लक्षण एक व्याधि है, और इसलिए हर लक्षण की एक संप्राप्ति होती है। अगर तुम पूरे व्याधि की संप्राप्ति का भंग नहीं कर पा रहे हो, फिर भी उस लक्षण के संप्राप्ति का भंग कर पा रहे हो, तो भी लक्षण मिट जाएगा, क्योंकि ये व्याधि जैसा उसमें काम हो जाएगा, व्याधि पर जैसी चिकित्सा हो जाएगी। लक्षण मिट जाएगा तो रोगी को आराम मिलेगा, रोगी खुश होगा, और फिर हमें उसके बारे में पता चलेगा कि ठीक है, अभी व्याधि को धीरे धीरे इस प्रकार से ठीक करते रहेंगे. प्रत्येक लक्षणाची स्वतःची वेगळी संप्राप्ती असते, तर वेगवेगळ्या व्याधीचे लक्षण वर्णन येते, त्यामागे समान संप्राप्ती असते की वेगवेगळी. सवाल अच्छा है. जसे अरुची या लक्षणावर प्रत्येक वेळी एक द्रव्य कल्प वापरता येईल का, की प्रत्येक वेळी त्या व्यक्तीची विशेष स्वतःची चिकित्सा कल्प द्रव्य वापरावे लागेल. कुछ हद तक समान रहता है, ज्यादातर विशेष रहता है, अलग अलग रहता है. एक ही लक्षण अरुचि बहुत सारे व्याधियों में, अगर लक्षण को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरुचि करीबन सभी व्याधियों में है लक्षण. और इतना अहम लक्षण क्यों है, ये देखना चाहिए इस प्रकार से. तो अरुचि की चिकित्सा, वैसे अरोचक राजयक्ष्मा में एक व्याधि भी है, और उसकी चिकित्सा बताई गई है. तो उसी चिकित्सा को सभी रोगों में हम प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. अगर ज्वर में अरुचि है तो उसकी चिकित्सा अलग, अतिसार में अरुचि है तो उसकी चिकित्सा अलग, ये भी बात हो सकती है. राजयक्ष्मा चिकित्सेत प्रत्येक लक्षणाची भिन्न संप्राप्ती मांडली है, सही है. तो व्याध्यधिकार क्या है, उसके अनुसार ये लक्षण कैसे निर्माण हो रहा है, इसके बारे में सोचना है. इसके बारे में एलोपैथी में भी काफी बहस हुई है, रिसर्च हुआ. और ये इम्पल्स कट करने की बात, लोकलाइज ट्रीटमेंट करने की बात, ये भी उसमें आई है. मैंने सुना था जापानी नया टेक्निक आया है करके ब्रेस्ट कैंसर में, कि ये वहाँ का ब्लड सप्लाई कम करके उसमें केमोथेरेपी ड्रग दिया जाता है, और फिर वो पुराना जो ब्लड सप्लाई है वो चालू कर दिया जाता है. तो ये लोकलाइज केमो हो जाता है, और फिर डोज बहुत कम रहता है, और साइड इफेक्ट्स भी उतने नहीं रहते जो पूरे शरीर में केमोथेरेपी देंगे, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके कई गुना कम इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स इसमें होते हैं. तो ये ब्रेस्ट में ही हम उसको अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे, वैसे केमो एम्बोलाइजेशन ये भी एक ट्रीटमेंट दी जाती है, खास करके लीवर में दी जाती है. ये लोकल केमोथेरेपी ऐसा ही प्रयास है. उसी प्रकार से अगर सरदर्द हो रहा है और हमने सरदर्द के लिए कुछ चिकित्सा की, अगर सर बांधते हैं और उससे रिलीफ होता है, तो समझ लेना ये मार्गावरोधजन्य वात, सॉरी, धातुक्षयजन्य वात. और सर बांधने से अगर वेदना बढ़ती है, अंतशय होता है, तो समझ लेना है मार्गावरोधजन्य वात. तो धातुक्षयजन्य वात प्रकोप में सर बांधने से अगर रिलीफ हो जाता है, तो ये चिकित्सा ही है, लाक्षणिक चिकित्सा है. तो जो भी इस प्रकार की चिकित्सा हो, बाह्य चिकित्सा जिसको कहेंगे, धारा हो, सेक हो, जलोपावचरण हो, या और कुछ इस प्रकार का हो, वो सभी लाक्षणिक चिकित्सा के स्तर पर अच्छी है. बस्ती पार्श्व शिरोशूली व्याघ्री गोक्षरसात्ता ये भी पर्टिकुलर लक्षण है, उसमें ये द्रव्य बताए गए हैं. व्याघ्र गोक्षरसात्ता पेया इस प्रकार की अगर उसमें दी जाती है, तो बस्ती पार्श्व शिरोशूल
शांत हो जाते हैं इस प्रकार से। और ज्वर अधिकार है वो भी शांत होता है, क्योंकि ये ज्वर अधिकार में चिकित्सा सूत्र आया। तो लक्षणों के बारे में भी ऐसा सोचना पड़ेगा कि उस लक्षण के लिए जहां भी जो भी चिकित्सा है वो सभी रोगों के लक्षण में वही चिकित्सा दे पाएंगे, ऐसा नहीं। हर व्याधि को समझते हुए, हर व्याधि की जिस संप्राप्ति से वो लक्षण निर्माण होता है उसको ध्यान में रखते हुए उस व्याध्यधिकार में जो बताया गया है वो देना है, ये एक अहम चीज इसमें है। अब ऐसा होता है कि सितोबलादि चूर्ण का अधिकार राजयक्ष्मा है। हाँ। और भाग्यवाड़ीकर सर के प्रचलन में सितोबलादि चूर्ण बहुत मात्रा में था, बहुत मरीजों में उसका इस्तेमाल होता रहा। और भाग्यवाड़ीकर वैसे बताने वाले नहीं है। तो फिर भी एक समारोह में भाग्यवाड़ीकर और कोलटकर सर मिले और दोनों ही थे। तो कोलटकर सर ने उनको सवाल पूछा कि आप सितोबलादि चूर्ण का इस्तेमाल बहुत सारे मरीजों में करते हो, तो क्यों करते हो, कारण क्या? मालूम नहीं, उस समय भाग्यवाड़ीकर प्रसन्न थे। मैं नृसिंहाचार्य भाग्यवाड़ीकर की बात कर रहा हूँ। और वो बोलने ही वाले थे कि तीसरी एक व्यक्ति वहां पे आ पहुंचे। बस भाग्यवाड़ीकर ने विषय छोड़ दिया और वो अधूरा संभाषण वहीं से अधूरा रह गया। तो मैंने कहा सर से कि ठीक है, आप तो बता रहे हैं, भाग्यवाड़ीकर ने नहीं बताया, लेकिन आप तो बता क्या कारण है। तो सर ने खुल के बात की कि इसका अधिकार राजयक्ष्मा है। जहां भी धातु क्षय जनित संप्राप्ति इस प्रकार की रहेगी वहां से तो पहले जीवन का एक अहम चीज ऐसी है कि अगर पूरी का साइज बढ़ाना है, हम भस्म का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी मात्रा बहुत ही कम है, तो मात्रा बढ़ाने के लिए क्या दे सकते हैं? तो सितोपलादि चूर्ण आसान है, भी है, पैलेटेबल भी है, तो वो डाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं है। सर के अनुसार चरक का निदान की तरफ देखने का दृष्टिकोण और चिकित्सा का दृष्टिकोण अलग है, इसलिए निदान स्थान में से 8 अध्याय है और चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय। तो एक मत ऐसा प्रचलन में है कि जितनी भी संप्राप्तियां होती होंगी किसी भी रोग की, पुराने रोग हो या अद्यतन नवीन रोग इस प्रकार के हो, उन सभी का जिक्र इन 8 अध्यायों में ही होगा। और एक बार अगर हम पक्की तरीके से ये समझ लेते हैं कि हाँ ये इस संप्राप्ति से जुड़ी हुई इस प्रकार से है, तो फिर उस संप्राप्ति को लेकर कुछ भी व्याधि निर्माण हुआ हो, लक्षण निर्माण हुआ हो, तो उसमें उस संप्राप्ति को भंग करने की जो चिकित्सा रहेगी, उसमें जो अधिकार द्रव्य रहेगी, उसका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। तो धातु क्षय जन्य से जन्य कोई संप्राप्ति अगर होती है तो उसमें सितोपलादि चूर्ण का अधिकार प्रयोग में लाना चाहिए। चाहे आप इसका प्रयोग करो सितोपलादि चूर्ण का, पालिसादि चूर्ण का करो, एलादि रसायन का प्रयोग करो, कुछ भी करो, लेकिन जहां जहां धातु क्षय जन्य संप्राप्ति इस प्रकार की होगी वहां ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो रोग क्या है, लक्षण क्या है, ये एंटिटी एज सच क्या है? तो लक्षण भी रोग ही है। सिर्फ जब वो किसी व्याधि का निर्देश करता है तो उसको लक्षण कहा जाता है, नहीं तो रोग ही है। और जैसे रोग, हर रोग की संप्राप्ति होती है, उसी प्रकार से हर लक्षण की भी संप्राप्ति होती है। ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और अगर हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र विकसित करना है तो हमें रोग लक्षण के संप्राप्ति के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।
और फिर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इस प्रकार की चिकित्सा अगर हम दे देंगे जिसमें सिम्टमेटिक रिलीफ इस प्रकार का हो जाएगा, और फिर अरुचिवर्ती यवानी शाळा व ग्रहणी दोष चिकित्सा सर्वत्र वापरून पाहता येईल का? मनोव स्वतः दृष्टीजन्य असं अन्न स्वतः दृष्टीजन्य किंवा इतर काय? बताना मुश्किल है, कर सकते हैं। अभी मैं ये लवंगादि चूर्ण का प्रयोग कर रहा हूँ, मानस विकारों के लिए भी अच्छा है। और इसी दृष्टि से कि अरुचि को दूर करना है, रसपाचक और लवंगादि चूर्ण कॉम्बिनेशन, उसके साथ में ज्यादातर वसंत कुसुमाकर, तो वसंत कुसुमाकर रसपाचक और लवंगा और अनुपान महाकल्याणकारी। तो इस नतीजे पर मैं कैसे पहुंचा? जबकि मनोव्याघात ये अरुचि का मूल कारण है, मनोव्याघात ये रोग का कारण है, चिंता है, शोक है, क्रोध है वगैरह। तो उसको ट्रीट करने के लिए अरुचि अधिकार का ये लवंगादि चूर्ण है। रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम चाति चिंतनात्, इस तरीके से रसव स्रोत की दृष्टि, इसलिए रसपाचक है। और दातार गुरु जी के अनुसार वसंत कुसुमाकर में बहुत सारी गंध द्रव्यों की भावनाएं हैं, और ये सुखानुबंधी सूक्ष्म सुगंध रोचनों में ये रोचन है, सुगंध जो है, और सुख का अनुबंध निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया और प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन जैसे तुम यवानी शैडो की बात कर रहे हो या और कुछ, ये दाढ़ी बांधी चूर्ण है जो मैंने पहले इस्तेमाल कर रहा था, सभी जगह एक ही चूर्ण इस्तेमाल में होगा या नहीं होगा ये अलग चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप कोई व्याधि का निश्चय कर पाते हो और उसमें से कोई द्रव्य सिलेक्ट करते हो तो ज्यादा बेहतर है। व्याधिकार क्या है ये देखते, नहीं तो एक ही सभी जगह इस्तेमाल करते रहेंगे, बहुत सारे जगह रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ जगह नहीं मिलेंगे, वहां अलग सोचना पड़ेगा। ये काफी अहम मुद्दा है सिम्टमेटिक रिलीफ का, तो कल इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जिक्र करेंगे कि सिम्टमेटिक रिलीफ को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये सभी की जरूरत है आज, और जितना हम इसको भली भांति समझ पाएंगे उतनी यशस्विता बढ़ पाएगी। तो ये कैसे हासिल करना है, ये इसके बारे में कल सोचेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्ते मयेन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। और महाशिवरात्रि है तो ओम नमः शिवाय भी करें जय। ओम 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 शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारं श्वः पुनर्मिलिष्यामः। परश्वः व्याख्यानं न सम्भवति, अमावास्या